बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये है प्रोग्राम बाखबर। मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, चीनी वज़ारत ख़ारजा ने मुबारकबाद दी है और ये वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के 2 रोज़ा चीन के दौरे के बाद ये मुबारकबाद जो है वो दी गई है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पाक चीन दोस्ती मज़ीद गहरी हो रही है। वो पाक चीन दोस्ती जो कि माजी में और गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये खटाई में पड़ी थी, लेकिन अब चीनी सरमायाकार चीनी जो ओहदेदार हैं वो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की तर्ज के मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। हम ये देख रहे हैं दूसरी जानिब ये पाक चीन दोस्ती के गहरे होने की खुशखबरी आ रही है। मुल्क के अंदरूनी मनाजिर जो हमें मौसूल हो रहे हैं वो कशीदा हैं। हम ये देख रहे हैं कि कुछ ताकतें हैं जो कि जानबूझकर मुल्क की हालात को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को हमने आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करना है। हमारा जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से है। मुआशी महाज पर कामयाबियां, चाइना और सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद मुल्क गिर एहतजाज, इंतशार, फसाद, क्या ये मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की साजिश तो नहीं? आज के जो गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, शनीला अमार साहिबा हमारे पास स्काइप पर मौजूद है। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपको हम स्काइप पर खुशामदीद कहते हैं। आगा इकरार हारून साहब और ताहिर नईम मलिक साहब ने हमें इस्लामाबाद से स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है, जबकि सज्जाद अनवर साहब को हम लाहौर स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। बढ़ते हैं सोलंकी साहब आपकी जानिब। हमने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बनाना है, दिन रात काम करना है। बहुत पीछे चला गया था पाकिस्तान मुआशी तौर पर, इसके आगे लेकर आना है। उसके लिए तगदौड़ भी हो रही है, खुशखबरियाँ भी आ रही हैं, लेकिन मुल्क के जो अंदरूनी मनाजिर हैं, अंदरूनी जो हालात हैं वो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। इन हालात का आप किस तरह से तबसरा करेंगे, किन अल्फाज में इनको बयान करेंगे? जी, आपने ठीक कहा। जो मुआशी इस्तेहकाम है वो सियासी इस्तेहकाम से आता है। कोई मुल्क जो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो वो मुआशी तरक्की नहीं कर सकता। ये एक दुनिया भर का एक माना हुआ उसूल है। लेकिन जो मुआशी इस्तेहकाम है वो इस तरह से भी आता है कि आपके पड़ोसी, दुनिया की अहम ताकतें, उनके साथ आपके तिजारती और मुआशी और सियासी ताल्लुकात जो है वो बेहतर हों। बदकिस्मती से ये जो 3.5 पौने 4 साल गुजरे हैं इमरान सरकार के, उसमें मुआशी बदहाली भी हुई है और जो बड़े जो हमारे रिवायती इत्तेहादी और दोस्त ममालिक हैं जिनके साथ हमारे गहरे मुआशी ताल्लुकात हैं, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो, खलीजी रियासतें हों, तुर्की हो, चीन हो, इन सब से हमने किसी न किसी तरह से हमारे ताल्लुकात जो है वो ख़राब रहे हैं या उनके अंदर कशीदगी आई है। तो ये एक वर्षा है जो कि इस नई हुकूमत को मिला है। कोशिश इन्होंने की है कि इन तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात भी बेहतर करें और साथ ही जो पाकिस्तान दिवालियापन के करीब था, IMF के प्रोग्राम मुंजमद होने के बाद, उस दिवालियापन से निकाल के आप इस्तेहकाम की तरफ ले आए, तो उसमें उनको एक हद तक कामयाबी तो हुई है। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान और उसकी जमात जब हुकूमत में थे तब भी मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचा रहे थे और आलमी जो इमेज है पाकिस्तान का उसको ख़राब कर रहे थे, और अब जब वो हुकूमत से बाहर है तब भी वो वही काम जो है वो कर रहे हैं। तो वो अपने इस मिशन पे लगे हुए हैं। अब इसमें किसको फ़ायदा है? यकीनी तौर पर मंतकी एतबार से उन तमाम कुव्वतों को, मुल्कों को फ़ायदा होगा जो पाकिस्तान को एक फेल्ड और एक नाकाम रियासत देखना चाहते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अकल की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि साजिश किसने की, कैसे की, मेरे पास इसकी तफसीलात नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस जो है वो यही है कि इमरान खान और उनकी जमात गैर आइनी मुतालबात करके और मुल्क के अंदर एक अनारकी और एक अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं, जिससे मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बदहाली की तरफ जाएगा। ठीक है,
ठीक है शलीला साहिबा, हमारा जो आज का पहला सवाल है उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि मुल्क में माशी जो स्टेबिलिटी लाने के लिए कोशिश की जा रही है और दो अंदरूनी हालात अब हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि जरा पहले हिस्से को हम डिस्कस करें। ये जो चीन का कामयाब दौरा है वज़ीर आज़म का, इसमें सी पैक को अफगानिस्तान के साथ मिलाने के लिए भी तगदो की जाएगी। इसका मतलब है सेंट्रल एशिया तक रसाई। अब सेंट्रल एशिया तक अगर पाकिस्तान को रसाई मिल जाती है तो कितना बड़ा माशी हब बन जाता है ये जो लैंड हमारा है और ये ग्रीन लैंड हमारा जो है पाकिस्तान। आप इसके ऊपर कैसे जो है लोगों को बताएंगी, इसके ऊपर कैसे रोशनी डालेंगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए? देखिए, कल भी हमने सी पैक के ऊपर बात की थी कि जब वो सी पैक जो था उसको गेम चेंजर कहा जा रहा था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उससे पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां आ जानी थी। हमारे रोड का निजाम बेहतर होना था, हमारे रेलवे का निजाम बेहतर होना था। देखिए, अगर अफगानिस्तान तक ये जाता है तो उसका मतलब है कि अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ स्टेबिलिटी आएगी, कोई माशी एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, और अफगानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी होती है तो उससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा। फिर सेंट्रल एशिया के साथ हमने पहले भी डिस्कस किया था जब वजीर आजम साहब का वहां पे विजिट हो रहा था कि वहां पे तेल और गैस के जो जहायर हैं उससे हम फायदा उठा सकते हैं कि पाकिस्तान को अगर वो सस्ते मिलने शुरू हो जाएं तो पाकिस्तान के अंदर जो गैस का क्राइसिस है वो खत्म होगा, जो कीमतें इतनी बड़ी हैं वो कम होंगी। और जो सी पैक के साथ अब आप ये देखें कि कल मैंने बात की थी कि 3 कॉरिडोर, एक तरह से आप देखें कि ग्रीन हमारा कॉरिडोर है, हेल्थ कॉरिडोर है, डिजिटल कॉरिडोर है, कॉरिडोर जो उनके 3 इनिशिएटिव वो ले रहे हैं। ग्रीन कॉरिडोर क्या है? यानी कि आप सोलर पे जाएंगे, आप विंड से एनर्जी लेंगे, आप उसके बाद आप इससे हाइडल एनर्जी आपके मुल्क के अंदर आएगी, उससे आपके कितने बिजली के मसाइल जो वो हल होंगे। फिर उनके अलावा ये चाइना का कि पाकिस्तान की जो जमीन बंजर है, जो काबिल काश्त है लेकिन वहां पे काश्त नहीं की जा रही, उसको उन्होंने उसके ऊपर फसलें उगाएंगे, बागात उगाएंगे, यानी कि पाकिस्तान की जो अनाज की कमी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपकी जो हेल्थ कॉरिडोर है उससे आपको कितना फायदा होगा कि आपके हॉस्पिटल बनाने में मदद होगी, जो आपको आलात जदीद चाहिए वो मदद होगी। जब पाकिस्तान में कोरोना था तो हमको कितनी ज्यादा जो वैक्सीन थी वो चाइना ने फराहम की थी। डिजिटल कॉरिडोर आपका ये है कि जो आपकी बैंकिंग का सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज्यादा चाइना जो हेल्प करेगा। तो ये वो सारी चीजें थी जो वहां पे जाके वजीर आजम साहब तय करके आए थे। जो वहां की बिजनेस कम्युनिटी थी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर हम आएंगे और आके पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेंगे। देखें, पहले भी जो बात बिलावल भुट्टो साहब जब जाते हो क्या कहते हैं कि हमें एड नहीं, हमें ट्रेड चाहिए। और हम भी ये जो चाइना मॉडल है वो भी यही है कि ट्रेड करें, सरमायाकारी करें, किसी मुल्क को माशी तौर पे मुस्तहकम करने की जरूरत है। फिर सऊदी अरब को देख लें, 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी, यानी कि ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर लगाने में इंटरेस्टेड हो। ये पुराना मंसूबा है जो पाया तकमील तक पहुंचने का नाम ही नहीं लेता। अब दोबारा इसके ऊपर जो है काम वो शुरू करने की कोशिश की जा रही। ये वो सारी चीजें थी, ये वो सारी एक्टिविटीज थी जो अगर स्टार्ट हो जाती तो पाकिस्तान माशी तौर पे कितना मजबूत होने की तरफ जा रहा होता। और 2017 में भी जब पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की साजिश शुरू होगी तो उस वक्त भी ये सारे काम होने शुरू हो गए थे। लेकिन कुछ कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को नहीं देखना चाहती कि वो माशी तौर पे मुस्तहकम हो। इमरान खान की जो सियासत है वो जब से स्टार्ट हुई है वो यही है कि फितना फसाद फैलाएं ताकि पाकिस्तान एक इंतशार की तरह देखे। आईनी तौर पे जब वो निकले हैं इस हुकूमत के अंदर से तो उन्होंने क्या काम शुरू किया? सिर्फ यही किया कि वो कंटेनर के ऊपर है, एहतजाज, धरने, लॉन्ग मार्च। और ये जो अभी नाकाम लॉन्ग मार्च हो रहा था, जिसको लॉन्ग मार्च भी नहीं, खुर्रम दस्तगीर साहब इसको फरलांग मार्च कह रहे थे, इसमें किसी ने हमला करवा के क्या फायदा लेना था? मतलब हुकूमत एक मरते हुए लॉन्ग मार्च को क्यों जिंदा करेगी? फिर आज ये देखिए कि कल जब इमरान खान साहब पे हमला हुआ है, आपको कहीं पे भी कोई एहतजाज नजर नहीं आया, लेकिन आज सरकारी सरपरस्ती में हमने पंजाब के अंदर जो है वो एहतजाज होते देखा, खैबर पख्तूनख्वा में होते हुए देखा, गवर्नर हाउस के ऊपर हमला हो रहा है और पुलिस सामने तमाशाई बन के बैठी हुई है और वो उनको रोक नहीं रही है। तो ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है और अपनी अंदरूनी साजिश है। देखिए, हम हमेशा बैरूनी साजिश ढूंढते रहते हैं, कभी अमेरिकी साजिश का बयानिया घर लेते हैं, कभी हम किसी और मुल्क पे इल्जाम लगाना शुरू करते हैं, लेकिन हम अंदरूनी तौर पे अपने जो लोग हैं उनको नहीं ढूंढते हैं और उनको नहीं पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है सजाद साहब, फिर बेनिफिशरी की जब बात करते हैं तो ये तमाम जो सिनेरियो हुआ है और जो लोग जख्मी हुए हैं और खान साहब जो एक इम्पोर्टेंट फिगर हैं, नो डाउट, इससे डिनाई कोई भी नहीं कर सकता है, उनकी जान को खतरा होता या
या कुछ और हो जाता अल्लाह ना करे तो पाकिस्तान के ऊपर ये एक सवालिया निशान पैदा होता, यहाँ की सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर ये सवालिया निशान पैदा होता। और जो अभी तक हुआ उसका बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा कौन था, किसको, पीडीएम को फायदा हुआ कोई या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फायदा हुआ? नहीं, ये जो कैजुअलिटी होती है ना वो हमेशा मुल्क की होती है, मुल्क का नुकसान होता है। सियासी जमातें और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो उनके भी डेफिनेटली ऑप्टिक्स ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो मुल्क को होता है। जब सिक्योरिटी एनवायरनमेंट आपके मुल्क का ख़राब होता है तो उससे आपके बहुत सारे इंडिकेटर्स डाउन हो जाते हैं। पहला नुकसान मुल्क का हुआ, और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को अल्लाह ने बचा लिया, कल भी हमने इस पे बात की थी, लेकिन उसके बाद जो उनका रवैया है वो एक स्टेट्समैन का होना चाहिए था। वो सर्वाइवर हैं, जवाब के अगले हिस्से पे जाएं। आपने कहा कि सबसे ज्यादा मुल्क को नुकसान होता है, वो ठीक है, मुल्क को नुकसान हुआ है और माशी तौर पर नुकसान हो रहा है इस वक्त, लेकिन जो बेनिफिशरी है अभी फिलहाल, बेनिफिशरी कौन सी जमात इससे फायदा उठा रही है, पब्लिक की सिंपैथी किसके साथ जा रही है? नहीं, डेफिनेटली जो जिन पे अटैक होता है पब्लिक उनके साथ थोड़ा सिंपथाइज करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कल एक बड़ा फ़र्क देखा। कल जिस तरह से ये वाक़या हुआ तो मैं अपने घर से जब स्टूडियो आ रहा था तो मैंने देखा कि सारा तकरीबन शहर एज़ यूजुअल था। आज भी जो एहतजाज की कॉल दी गई है वो तंजीमी सतह पे दी गई है, लोगों को इकट्ठा किया गया मुख्तलिफ जगहों पे। जो लोग अपने तौर पे एक अनरेस्ट क्रिएट हो जाता था इस तरह के वाक़यात पे, वो कल नहीं हुआ। लोगों ने एक पेशेंस का इजहार किया, लेकिन नो डाउट कि पीटीआई इससे फ़ायदा उठाना चाहती है इस वाक़े से। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने अपने अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की। आज राणा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, राणा सनाउल्लाह की, वो बहुत इम्प्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इतना बड़ा बेनिफिशरी मुझे नहीं लगता पीटीआई होगी इस वाक़े से। ठीक है, ठीक है आगा साहब, आप भी बताइएगा। एक तो हमारा जो आज का पहला सवाल है उसके दो हिस्से हैं, पहले हिस्से को भी डिस्कस करिएगा। अब जो ML1 है उसने भी पाया तकमील तक पहुंचना है। एक तो माशी सूरत हाल मुस्तहकम होगी इससे, और दूसरा सफरी सहूलियात जो आम पाकिस्तानी को मिलेगी और बहुत बड़ा फायदा पाकिस्तानी अवाम को मिलेगा। देखिए, हमें थोड़ा ML1 को समझना पड़ेगा। ML1 है क्या? ये सिर्फ कराची टू आप समझिए कि पेशावर तक एक रेलवे लाइन नहीं है, बल्कि ये वो लाइन है जिसके ऊपर 160 किलोमीटर से ऊपर आपकी ट्रेन चल सकेगी। 160 में नॉर्मल उसकी स्पीड बता रहा हूँ, और उसके बाद फिर ये एक्सटेंड होगी आगे 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आम चल सकेगी। इसको जो अपना ML1 की जो स्पेसिफिकेशन है वो जब अपना इंस्टॉल की गई थी वहाँ पे समरकंद में, तो वो 160 पे थी, और अब जब लास्ट टाइम हो गया है 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेन चल रही है, जो कि हमारे यहाँ पे होना है। और ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट लॉक हो गया हुआ था, लेकिन फिर हमारे एक फॉर्मर मिनिस्टर फॉर रेलवे होते थे, उनका मैं नाम नहीं लूं तो बेहतर है, उन्होंने ऐसे बयान दिए कि ML1 को उन्होंने उसी रोक दिया, क्योंकि उनका पीटीआई ने हर चीज में तो करप्शन का इल्जाम लगाया। ऐसे अल्लाह करे ये हो जाए। ML1 के काम सारा हो चुका है, मैंने इसकी फाइल कंप्लीटली प्रेजेंटेशन खुद 3 दफा देखी हुई है। इंशाल्लाह ये अगर अभी से शुरू हो जाता है ML1 का, तो उकाड़ा तक तो मेरे ख्याल में, अगर अल्लाह ताला हालात पाकिस्तान के ठीक रखे, उकाड़ा तक तो मेरे ख्याल में जुलाई में आप चले जाएंगे। सही। तो इसका डेफिनेटली फायदा होगा। और आज बड़ी अपने साथ रफीक साहब ने बहुत डिटेल इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और देखिए, आपने कहा है कि एक तो बात ये हो रही है कि इसका बेनिफिशियरी कौन होगा। सॉरी, मुझे अगर आप इजाजत दे 2 मिनट फालतू दे दें, जरूर। मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूं कि इसका बेनिफिशियरी जो है पीटीआई नहीं है। आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर इतना सक्सेसफुल दौरा करके आया है, और उनके दौरे की खबरें जो है आप छोड़े चाइनीज मीडिया को, आप यूरोपियन मीडिया देख लें, उसमें ये बड़ा वावेला कह रही है, शोर कह रही है, परेशानी फिर से शुरू हो गई है कि पाकिस्तान और चाइना फिर से BRI को जो है ना एक एक्सट्रीम बूस्ट के साथ जो है वो अपना हॉट वाटर तक पहुंच रहे हैं। सही। उसके फौरी बाद इमरान खान के ऊपर अटैक हो जाना किसको फायदा है? एक जो प्राइम मिनिस्टर सब दौरा करके आए वो मार्जिनलाइज हो गया ऑलमोस्ट खबरों में। कहाँ खबर, ये हम बैठ के पीटीवी पे बातें कर रहे हैं ना उस दौरे के बारे में, क्योंकि हमने करनी है, बाकी कहां पे आपको खबर नजर आ रही है?
एक तो बिल्कुल उसके ऊपर उन्होंने यानी कि आप समझे कि कपड़ा डाल दिया, और सेकेंडली कोई भी हुकूमत इतनी बेवकूफ तो नहीं हो सकती है कि इतना सक्सेसफुल दौरा करके आए उसके ऊपर कोई उसके बाद कोई ऐसी, मेरा मकसद है कि डेवलपमेंट हो जाए जो कि उसके पूरे दौरे को तबाह करके रख दे। और ये दौरा कब हुआ है जनाब? ये वो प्रोजेक्ट है जो 3.5 साल से रुके हुए थे। 3.5 साल के बाद आपका सीपैक आगे मूव हुआ है, ML1 का आज अब नाम 3.5 साल बाद दे रही है। तो मैं तो ये साहब कहता हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं, खुद लेता हूं। PTI इज दी ओनली बेनिफिशियर, दी ओनली बेनिफिशियर, क्योंकि हम होमोसाइड केस में सबसे बेसिकली पहले देखते हैं कि बेनिफिशियरी कौन है। 2 बेनिफिशियरी इसमें देखें, एक तो बात है कि बंदे इकट्ठे नहीं कर पा रहे थे, आगे आ ही नहीं रहे थे। अब इसके बाद तो डेफिनेटली अब बड़ा सही उन्होंने बात किया अपना, मैं उनको यानी कि अपना सपोर्ट करता हूं कि डेफिनेटली अपना आवाम का कुछ ना कुछ तो आप समझे कि उसके साथ जाएंगे अपना, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे यहाँ पे वो तो जाएगा, वो उसको फायदा होगा। और सेकेंडली अब वो उससे वहां पे रुक गया, वो तो आगे आ ही नहीं सक रहा था क्योंकि बंदे ही नहीं थे उसके पास। और उसके बाद अभी तक वो लोगों को जो है आपके चार्ज नहीं कर पा रहा था प्रोटेस्ट के लिए, वो भी उसने कर दिया। आज अब देखे मैं 2 घंटे में PTV पहुंचा हूं वहां से मरी रोड से, सही तो चार्ज तो उसने कर दिया लोगों को। और आखिरी बात, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं और आप लोग सारे मेरे जो दोस्त हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मेरे जो दोस्त है जर्नलिस्ट, वो मुझसे बहस करते थे कि नहीं जी परवेज लाई और किस्म की है, परवेज लाई और किस्म की है। मैं आपको कह रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट एज ए कंपोनेंट जो है वो इस सारी खेल में शामिल होगी। और आज हमने देख लिया है कि जहां जहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट एंड द पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन। आई एम सो सॉरी। आखिरी बात ये कहूंगा, फेडरेटिंग यूनिट जो है इस तरह फेडरेशन के सामने खड़े होते बहुत दुख हुआ है मुझे। हमें फिर से देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि जो फेडरेशन है हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है तारिक साहब, अभी तो हमें सेलिब्रेट करना था, ये दौरा सेलिब्रेट करना था, इसके 47 निकात को डिबेट करना था, लोगों तक खुशखबरी पहुंचानी थी, क्या क्या आवाम डिजर्व करती है उन तक पहुंचाने के लिए मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं, ये आवाम तक पहुंचाना था। सेलिब्रेशन का मौका ही नहीं दिया गया। देखें, ये अगर आप एक पैटर्न देखें तो जब गवादर में कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो चाइनीज़ जो हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में काम करने वाले उन्हें टारगेट किया जाता है। जब पाकिस्तान और ईरान का कोई अहम विजिट हो, कोई डेवलपमेंट हो, तो कोयटा से ईरान जाने वाली बसों को निशाना बनाया जाता है। और ये अब एक पैटर्न हो गया पिछली गवर्नमेंट्स में भी कि जब भी हाई प्रोफाइल चाइना का विजिट होता है तो पाक चीन दोस्ती के जो मुखालिफ हैं, जो वतन दुश्मन हैं, वो यहाँ एक स्ट्राइक करते हैं। तो इसमें अब ये कह देना सिर्फ कि ये जी इसके बेनिफिशरी और ये कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। कल का जो वाक़या है उसके अंदर बहुत से सिक्योरिटी लैप्सेस हैं। मसलन आज डॉन अखबार में ये खबर लगी है कि होम डिपार्टमेंट ने एक लेटर लिखा कि इमरान खान साहब को जो कंटेनर पे खड़े हैं उनके करीब बुलेट प्रूफ एक विंडो होनी चाहिए और इतने फुट नीचे फासला कॉर्डन ऑफ क्लियर हो, वहाँ पुलिस की और उनके गार्ड्स की प्रेजेंस हो और उससे पीछे जो है वो लोग हों जो उनको करें। ये सारे इसी तरह जो इर्द गिर्द के मकानात हैं, दुकानें, वहाँ के ऊपर भी क्लियरेंस होनी चाहिए, पुलिस खड़ी होनी चाहिए, स्नाइपर ना हो। तो ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो पंजाब हुकूमत की और जो पार्टी की सतह पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे उनके अंदर लैप्सेस थे। इसी तरह हम चाइनीज़ इंजीनियर को माजी में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, इसी तरह हमसे और लैप्सेस हुए। तो दुश्मन जो है वो तो वार करता है, लेकिन हमने अगर आप देखें कि अमेरिका में 9/11 हुआ, उसके बाद 9/11 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने वो जो लैप्सेस थे, फुल प्रूफ थे, उनको फुल प्रूफ बनाया। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ इस साजिश को ही ना बेनकाब करें, बल्कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसको इस काबिल बनाएं कि पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मामलात हैं और जो हमारे दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात हैं और हमारे जो हसास मामलात हैं उसमें कोई भी दुश्मन छुप के वार ना कर सके। और तीसरी बात ये है कि ये इस वक्त भी हम दहशत गर्दी की लहर से निकले हैं, पूरी तरह हम इससे बाहर नहीं आए। हमारे मुल्क की एक हिस्ट्री है, यहाँ पे लियाकत अली खान से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक शहीद हो चुकी है। तो हमें ऐसे गैर ज़रूरी ऐसे हिजान बर्पा करके लीडरशिप को, हर लीडरशिप कीमती है और काबिल एहतराम है, उसकी ज़िंदगी को, उसके वजूद को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए।
तो फिर वो खतरा या नुकसान सिर्फ पार्टी का नहीं रहेगा। सही। तो इसके लिए होश के नाखून लेने चाहिए। और जिस मैनर से फिर बाद में आज देखें कि जो मुतालबा पीटीआई अपने ही कर रही है आईजी को हटाने का, जी। हुकूमत भी उनकी है, और वो उस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि वीडियो क्यों रिलीज हुई, और फिर माजी भी बता रहे हैं कि आईजी पंजाब साहब जब सीपीओ थे तो सलमान तासीर साहब का बेटा अगवा हुआ, और जब वो मुल्तान में थे तो यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा अगवा हुआ। तो फिर कुछ तो आप इंटरनल इंक्वायरी करें। वीडियो रिलीज करने की भी फिर एतराज भी हुआ, पूरे थाने को मुअत्तल भी कर दिया, फिर रात को एक और वीडियो रिलीज कर दी गई, तो उसके बावजूद एतराज वो नहीं आ रहा। और दूसरा ये, इससे प्रोग्राम से पहले आगा साहब हमें बता रहे थे, और ये प्रोसीजर भी है, क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, कि जब भी कोई वाकया अगर मेरे और आपके साथ हो जाए, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा एमएलसी के कि ऊपर ये बात पुलिस करना केस चाह रहे है। हैं। हम अगले एमएलसी का क्यों इग्नोर किया गया? हम उसके ऊपर डिटेल से अगले सवाल में बात करते हैं। नाज़रीन, ये हमारे प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा था, आपने सुना कि पहले सवाल के जवाब में तज्जियाकारों ने अपना तज्जिया किस तरह से दिया। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत इत्तेहाद खान पर हुए हमले पर एक आवाज़ है, तमाम लोग चाहे हुकूमत इत्तेहाद की कोई भी पार्टी हो मजम्मत भी कर रहे हैं और ज़ख्मियों के लिए दुआगो भी हैं। लेकिन हम दूसरी साइड पर देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए रोज़ अपना बयानिया तब्दील कर रही है, अपनी मूवमेंट्स के हवाले से, अपने एहतजाज के हवाले से और अपने कारकुनान के हवाले से अपनी पॉलिसी भी चेंज कर रही है। हम ये भी देखते हैं कि खुद पीटीआई क्या चाहती है। क्या FIR का इंदराज करवाया गया? नहीं करवाया गया। सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद खान साहब के कंटेनर के ऊपर बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए, कंटेनर को बुलेट प्रूफ बनाया गया? नहीं बनाया गया। सिक्योरिटी हिसार को बढ़ाया गया? नहीं बढ़ाया गया। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब खुद अपने मुंह से एतराफ़ कर रहे हैं कि गोजर खान में और वजीराबाद में हमले की इतलात पहले थी। इसके अलावा एजाज चौधरी साहब, फैसल फोडा साहब पहले कह चुके हैं ये खूनी मार्च होगा। जब इतनी सारी इतलात पहले से थी, पहले से इस हमले का पता था, तो खान साहब की सिक्योरिटी को क्यों नहीं पंजाब हुकूमत ने बढ़ाया? क्यों नहीं खान साहब को सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की गई? ये हमने इसके ऊपर बात करनी है। हमारा जो सवाल है वो कुछ इस तरह से होगा। इमरान खान का प्राइवेट अस्पताल में मेडिकल, FIR का अदम इंदराज, नामुनासिब सिक्योरिटी और हर रोज बदलता बयानिया, ऐसे सियासी रवैये की वजूहात क्या हैं? सुनिए, आपकी जानिब आते हैं। सब कुछ पहले से मालूम था शनीला साहिबा, हमले का भी मालूम था, एजाज चौधरी साहब की स्टेटमेंट सबके सामने है, फैसल वोडा साहब की स्टेटमेंट सबके सामने हैं, फिर ऐसा वाकया क्यों हुआ? देखिए ये सवालात तो कल से हर कोई कर रहा है कि ये वाकया हुआ क्यों है। आपको जब हुकूमत आपकी है पंजाब में, देखिए अगर वफाक की हुकूमत होती तो आप उनके ऊपर इल्जामात भी लगाते तो लोगों को उसके ऊपर कुछ शक व शुबहात भी होते, लेकिन आपकी अपनी हुकूमत थी, आपको सिक्योरिटी पंजाब पुलिस दे रही है, आपको सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दे रही है और आपके अपने प्राइवेट गार्ड थे। तो कैसे हो गया कि एक कंटेनर के करीब एक बंदा आ गया, आप वीडियो देखिए, उस बंदे के कंटेनर का कोई इतना फासला नहीं है, और फिर एक उन्हीं के वर्कर ने उसको पकड़ भी लिया, उसको रोक भी लिया। देखिए पीटीआई का कल से जो रवैया है ना, वो इस सारे मामले को मशकूक बना रहा है। कल जब वो जो मुलजिम था, जब वो पकड़ा गया, तो शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट कर दी कि ये तो वो बंदा ही नहीं है जिसने गोली चलाई है, वो वीडियो वाला कोई और है, जो पुलिस ने पकड़ा कोई और, जबकि जिस बंदे ने पकड़ा है वो टीवी चैनल पे आके कह रहा है ये वही बंदा जो मैंने पकड़ा था। फिर आप तहकीकात अभी हुई नहीं है, उस बंदे का एक बयान आया है जिसमें वो खुद मान रहा है, और अभी तहकीकात होनी है उसके बारे में मजीद। तो असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जी शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह और एक मेजर जनरल साहब का नाम ले दिया कि जी ये जो है वो इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर हमला करवाया। आपने तहकीकात का इंतजार क्यों नहीं ये कर रहे? फिर इमरान खान साहब जो है वो बजाय किसी गुजरात के या किसी करीबी हॉस्पिटल में जाके वो जा रहे हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर। फिर कल से हमें इनके बारे में मुतजाद बयानात मिल रहे हैं। देखिए जो डॉक्टर फैसल सुल्तान थे, उन्होंने कहा कि जी गोली नहीं लगी, गोली के ज़रात जो है वो अंदर गए हैं। फिर खबर आई कि नहीं जी 4 गोलियां लगी। आज को जिना हॉस्पिटल की रिपोर्ट आ रही है कि नहीं जी 1 गोली लग के छू के चलेगी, 1 गोली ने हड्डी को नुकसान पहुंचाया। अभी तक कोई ऑथेंटिक मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने नहीं आई। वीडियो में खान साहब को चलते हुए भी देखा गया है। नहीं, वो एक पुरानी वीडियो थी। अच्छा। वो कराची के अंदर की थी, वो इस वाकये से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आपने FIR क्यों नहीं इंदराज उसका करवाया? आपकी अपनी हुकूमत है, आप पंजाब में बैठे हुए हैं, कल से आप इल्जामात लगा रहे हैं,
आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा, आप एफआईआर इसलिए नहीं दर्ज करवा रहे कि जब उसके ऊपर प्रोसेस होगा लीगल तो आपको सबूत देने पड़ेंगे, आपको साबित करना पड़ेगा। अभी तक एक मुलजिम सामने आ चुका हुआ है जो अपने बयानात दे रहा है, देखिए उसके बयानात बड़े खौफनाक हैं, जो बयानियां वो बना रहा है। हम लोग जैसे लोग पहले से कहते थे खान साहब को कि इतना ज्यादा इस्लामिक टच ना दे, सियासत में इतने ज्यादा मजहब को ना आप लेके आए कि ये कल को आपके लिए नुकसान है, क्योंकि जो चीज आप मुखालफिन के लिए कार्ड इस्तेमाल करते रहे वो आपके लिए कल खेल दिया गया है कि वो जो बंदा बैठा हुआ है वो यही बात कर रहा है और वो आपके सारे बयानात के बारे में बता रहे। देखिए जब आप इतने ज्यादा मजहबी बयानात देना शुरू कर देते हो और अपने आप को पाक हस्तियों से मिलाना शुरू कर देते हो तो जुबान में कुछ ना कुछ लर्जिश आ जाती है। और हमारे माशरे के अंदर इंतहा पसंदी जिस तरह से बढ़ी हुई है, हमें कुछ पता नहीं चलता कि कौन किस वक्त आपका कातिल बन जाए, क्योंकि हम एक गवर्नर का कत्ल होते हुए इसी मुल्क में देख चुके हैं, इसी मजहब का इस्तेमाल होते हुए देख के। तो ये चीजें जो थी इनको रोकने की खान साहब को खुद भी जरूरत थी कि आप जब सियासत करें तो आप उस सियासत के अंदर तहम्मुल, रवादारी, बर्दाश्त का लोगों को दर्ज देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल भी मैंने कहा था कि खान साहब जो है उनको चाहिए कि अपने वर्करों को कंट्रोल करें, सब्र तहम्मुल का दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और आज हमने देख लिया जिस तरह सरकारी सरपरस्ती में जो जिस तरह फितना फसाद इंतशार फैलाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुलगी साहब, ऐसे सियासी रवैये की वजूहात क्या आप कैसे बयान करेंगे? अवाम को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना, गवर्नर हाउस के बाहर जाके आग लगवाना या फिर मिलिट्री के खिलाफ नारेबाजी करवाना, अहम इदारों के अहम अमारात के बाहर जाके नारेबाजी करवाना, ये तमाम चीजें, इससे नुकसान किसका है? देखें, ये कल के वाक़े के बाद पीटीआई की लीडरशिप ने बशमूल इमरान खान ने एक इंतहाई गैर जिम्मेदार रवैया अपनाया है। आपको पता है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से और खुद जब वज़ीर आज़म वो इमरान खान खुद थे उस वक्त से उनको बताया गया था कि उनको कुछ सिक्योरिटी खतरात हैं और वज़ारत उज़्मा से सुबुकदोश होने के बाद भी। अब आप ये देख लें कि इमरान खान वाहिद साबिक वज़ीर आज़म नहीं है जो जिंदा है इस वक्त। शाहिद खाकान हैं, यूसुफ रजा गिलानी हैं, राजा परवेज अशरफ हैं, चौधरी शुजात हैं। आप देखें कि उन साबिक वज़ीर आज़म को कितनी सिक्योरिटी है जी, और इमरान खान को कितनी सिक्योरिटी दी गई वफाकी हुकूमत की तरफ से। फिर 70-80% पाकिस्तान पे इमरान खान की हुकूमत है, 60-65% आबादी पंजाब की है, वहाँ उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर उनकी हुकूमत है, वहाँ इन तमाम सूबों की सिक्योरिटी भी उनको हासिल है। उसके बावजूद जिस घामड़पन का मुजाहरा उन्होंने किया है, आप देखें कि अभी तक जो हमारे सामने आई है बात वो ये है कि एक शॉट गन है, एक रिवाल्वर कह ले, पिस्टल कह ले, हैंड गन कह ले, वो इस काबिल थी कि जी इनके जो कंटेनर है उसकी जो फौलादी दीवार है उसको भी फाड़ दे और जाके गोली लोगों को लगे। तो इससे ज्यादा गैर जिम्मेदारी क्या हो सकती है कि आपको ये खतरात हो, आपका कंटेनर बुलेट प्रूफ नहीं है, आपके आगे शीशा नहीं है, आपके आगे और पीछे जितना सिक्योरिटी कॉर्डन होना चाहिए वो मौजूद नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है? उसकी जिम्मेदारी पीटीआई पर है, उनकी सूबाई हुकूमतों पर है। फिर वाकया कहाँ हुआ है? पंजाब के अंदर हुआ है। पुलिस कहाँ की है? पंजाब की है। शहर किसका है? पंजाब का है। और एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ। क्यों? आपने अपनी जो हुकूमत है जो आपको सिक्योरिटी फराहम करने में बुरी तरह से नाकाम हुई, उनके खिलाफ एहतजाज नहीं है, अपने खिलाफ एहतजाज नहीं है कि आपने इतने घामड़पन का मुजाहरा किया तमाम तर सिक्योरिटी के बावजूद। फिर आप वजीराबाद में आप पे हमला होता है, आप लाहौर तक बाय रोड क्यों जाते हैं? खुदा ना खास्ता अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो और बंदा मर जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप करीबी अस्पताल में क्यों नहीं गए? फिर इस मुल्क के आइन और कानून का हल्फ उठवाते हैं। जब देखें जी लोगों से हल्फ उठवा रहे तो मुल्क का जो कानून है उसके तहत मेडिको लीगल सर्टिफिकेट कहाँ बनता है? सरकारी अस्पताल में। तो आप वहां से सरकारी अस्पतालों से डॉक्टरों को लाकर अपने मनपसंद पर्सनल हॉस्पिटल से करवाते हैं,
अभी जो आप ये एक्सरे रिपोर्ट्स दिखा रहे थे, हमें क्या पता कि किसकी है एक्सरे रिपोर्ट, इस पर कैसे एतबार करें? क्योंकि आप सुबह शाम अगर आपका ओढ़ना बिछोना झूठ है और कानून की खिलाफ वर्जी है तो क्यों आप पे एतबार करें? आज आपने वफाक की अलामत गवर्नर हाउस पे हमला किया है, वहां पर मुल्क का झंडा उतारकर पीटीआई का झंडा लगाया और है, वहां तो वहां यूनिवर्सिटी पर बननी आपने थी। आग लगाई है, उसका जिम्मेदार कौन है? आपने वफाक की अलामत को पामाल किया है। आपके सूबाई वजीर बाजवड़ से आप बंदूकें लेकर, क्लाशनकोफ लेके आप वफाकी हुकूमत को धमकियां देते हैं। ये तरीका है एहतजाज का? इसको आप पुरअमन एहतजाज कहते हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दी थी? तो ये सिर्फ और सिर्फ इस हादसे को, इस कार्रवाई को आप एक इस्तेमाल करना चाहते हैं आले के तौर पर मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने के लिए। यही आपका मकसद है। ठीक है, सजाद साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। कौन जो है वो इस सियासी रवैये का फ़ायदा उठा रहा है? सियासी रवैये के ऐसे होने चाहिए। और दूसरा, जो पीटीआई कारकुनान सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो भी मिसलीड करते हैं इस तरह के वाक़यात में अवाम को। जैसे कि कल एक रात को, गुज़िश्ता रात ट्विटर स्पेस सुन रही थी, उसमें ख़ुद साख्ता ऐलान किया गया कि मुल्क भर का इंटरनेट डाउन कर दिया गया है ताकि लोगों तक इतलात ना पहुँच सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जितने भी ट्विटर स्पेस पे लोग बैठे हुए थे वो इंटरनेट के ज़रिए ही कनेक्ट थे उस स्पेस में। लेकिन इस तरह की बातें करने वाले अकल के नाखून नहीं लेते। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इस वाक़े के हवाले से शरीला साहबा ने, सुलंगी साहब ने बड़ी तफसील से बात की, लेकिन मैं 2-3 नुक्ते उठाऊंगा। बात यह है कि ये यूथिये हैं या उनका ट्विटर पे जो उनकी एक इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया पे, उसको वो बेमहार बातें करते हैं वहाँ पे और उनको काउंटर नहीं किया जाता। ये कमज़ोरी है इस पाकिस्तान की और पीसफुल तमाम हलकों की, सियासतदानों की और सियासी जमातों की, कि उनका मुकाबला सोशल मीडिया की स्पेस पे उस तरह से नहीं किया जा रहा जितनी वो अफवाहें फैलाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है, इसने पीटीआई की पंजाब गवर्नमेंट को बहुत बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। और जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है 2 दिन से, जो आईजी पंजाब हैं वो बहुत प्रोफेशनली इस मामले को डील कर रहे हैं, जबकि पीटीआई उसके ऊपर एक सियासी दबाव डाल रही है मुख्तलिफ तरीक़ों से। आज उनका जो इजलास हुआ उसमें भी आईजी पे बड़ी तनकीद की गई, क्योंकि वो पीटीआई की जो दी गई दरख्वास्त है उसके ऊपर एफआईआर काटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है आईजी साहब। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के उसको हवाले कर दिया गया है। वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से इसकी इंटेरोगेशन होगी और इसके लिंक्स का वो पता लगाएंगे। पीटीआई को अपनी गवर्नमेंट पे इन्हिसार करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। ये जो सियासत कर रहे हैं वो इस वाक़े के ऊपर, उसके भी उनके पास कुछ सबूत होने चाहिए। अगर वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसका कोई उनके पास प्रूव होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ये जिस तरह का स्क्वाड बनाया गया था सोशल मीडिया पे, उस पर वो सिर्फ पीटीआई अकेली की इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें और लोगों ने भी बहुत ज़ोर लगा के ये सारा एक प्रेशर बनाया था इस सोसाइटी को तकसीम करने के लिए। अब बहुत सारे लोग उसकी सज़ा भी भुगत रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसको काउंटर करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो इसमें खुशी वाली और एक अच्छी बात है, जो चाइना की भी हमने बात की, जब मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी DGISPR की तरफ से और DGI की तरफ से, तो उन्होंने DGI ने कहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मईशत है और स्टेबिलिटी है। और पीटीआई ने इन पिछले 4 सालों में भी और आज की सियासत में भी सबसे ज़्यादा अटैक हमारी मईशत पे किए हैं, हमारी स्टेबिलिटी पे किए हैं। इसी वजह से बाज़ लोग कहते हैं कि ये गैर मुल्की एजेंडे के तहत सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, कल का अगर अनफॉर्चुनेट वाकया ना भी होता तो ये ऑनस्लॉट उनकी तो जारी रहनी थी। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि रियासत को भी अपना रुख एक सीधा करना चाहिए। जिस तरह से चीन पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पे सरमायाकारी करना चाहता है, दूसरी जैसे सऊदी अरब के इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, जैसे वो ऑयल रिफाइनरी लगाना चाहते हैं, इसी तरह यूरोपीय ममालिक और अमेरिका को भी ऑन बोर्ड करके हमें एक बेहतर मुस्तकबिल तलाश करना है इस पाकिस्तान में।
और इस तरह के जितने भी जो तफरकाबाज लोग हैं या जो फितना परवरी कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे हमें इस नेशनल नैरेटिव से बाहर निकालना पड़ेगा। ये काफ़ी बड़ी स्ट्रगल होगी, लेकिन ये करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर सके तो जिस तरह से 70 साल हमारे पिछले ज़ाय हुए हैं, उसी तरह आगे भी चलता रहेगा मामला। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई तो अपनी फितना परवरी करती रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट को जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी शानदार दौरे किए हैं, इकॉनमी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान के तमाम, जैसे आज चारसदा में आपने देखा कि एक रैली निकाली गई अमन के नाम पे, तमाम अमन पसंदों को सामने आना चाहिए और इस फितने को रोकने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। ठीक है आगा साहब, ओवर टू यू। एक तो ये बताइएगा कि ये सियासी रवैये, इनकी वजूहात क्या है, और दूसरा MCL के बारे में आप आवाम को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं। सो ओवर टू यू। देखिए जी, बात यह कि मैं तो कभी भी सियासी रवैया मानता ही नहीं हूँ। मेरी तो हमेशा से एक स्टेटमेंट है कि PATI एक सियासी पार्टी नहीं है, एक प्रेशर ग्रुप है, और मैं उसकी तमाम जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। और मैं नहीं, वक्त साबित करेगा कि मैं ठीक कहता था। मैंने बहुत रट बर्दाश्त की है, बहुत फेस किया है इनकी 4.5 साल की सब्जुकेशन ये बात करते हुए, लेकिन मैं आज भी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, इसका डिज़ाइन ही पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। अभी बात की है मेरे दोस्त ने लाहौर से कि बहुत लोग भुगत रहे हैं, तो इनका डिज़ाइन तो था ही नहीं पॉलिटिकल पार्टी वाला। ये जो कुछ आज हो रहा है, और जिस तरह आपने बात की कि वो जो मुल्ज़म है, वो जिस तरह वो अपना उसकी जो स्टेटमेंट है उसमें जिस तरह मजहबी रंग है, और जो कुछ पेशावर में हुआ कल, बहुत बदकिस्मत यानी कि इवेंट हुआ, जिससे कि उन्होंने सोलंकी साहब ने कहा कि फेडरेशन के जो सिंबल्स हैं, लाहौर में गवर्नर हाउस और पेशावर में जो रात वाक़या हुआ, वो भी तो स्टेट सिंबल है ना पाकिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सजा जजा सब यहीं पे होगी, यहीं से उठेगा रोज़े मैशर, यहीं पे हरफे हिसाब होगा। जो सियासत PTI लेकर आई है उसका यही रिजल्ट निकलना था। रियासत उसको रोक नहीं सकी, ये मेरी समझ में नहीं आई। सही। वो आज भी नहीं रोक सकी। आज भी जो वो करना चाहता उसने कर दिया। यानी कि आप कोशिश करते रहे कि सऊदी अरब का अपना आजे फरमा रवा आजे, या अपना प्रेसिडेंट आजे चाइना का, आप करते रहे कोशिश। वो कोशिश करता रहेगा ना आए। आप कोशिश करते रहे दुनिया को बताने के लिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपको साबित करेगा नहीं है, आग लगा के। जिस मुल्क में, जैसे मैंने अभी सोलंकी साहब बता रहे थे, जिस तरह आप एक फेडरेशन के एक सिंबल से, मैं क्या कहूँ, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि अगर पाकिस्तान का झंडा उतार लेते हैं तो क्या मैसेज आ रहा है दुनिया में। आपने बात की थी मेडिकल लीगल केस की, मेडिकल लीगल रिपोर्ट की और मेडिकल लीगल सर्टिफिकेशन की, तीनों की मैं बात करूंगा। देखिए बात यह है कि टेक्निकली ये केस FIR की बात कर रहे थे कि ये जो मजरूब होता है ना, जिसको हम कहते हैं विक्टिम, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो FIR कब लिखवाएं। ये बिल्कुल हमें बहस नहीं करनी चाहिए, ये मजरूब का हक है। 1 महीने भी वो लेट कर सकता है अगर वो अपने लॉयर को शामिल करना चाहते। तो कोई डेट नहीं है FIR की, वो लेट क्यों हो रही है जिसके बारे में, यानी कि वो भी अपने बात कर ली। मैं ये सिर्फ कहूंगा कि टेक्निकली अब मेडिकल लीगल बनता ही नहीं है, जो कि बेस होता है FIR की, क्योंकि मजरूब का वो जो वूंड है, जो जख्म है, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑलरेडी जो है ट्रीटमेंट उसकी हो चुकी। हाँ जी। अब मुझे नहीं पता है कि गोली, जिससे कि वो कहते हैं कि गोली एक आई और निकल गई, मुझे नहीं पता गोली आई भी और निकल भी गई। एक इधर कट लगाऊंगा, एक इधर कट लगाऊंगा, आप कैसे साबित करेंगे गोली इसके अंदर से गुजर के निकल चुकी है, बाद में मैंने ऑपरेशन की है। ठीक है, वाकई गोली मैं कहता हूँ निकल गई होगी। आप क्योंकि क्राइम रिपोर्टर भी रहे हैं तो आगे जिम्मेदारी के साथ ये बात ये है कि जब ये केस, देखिए ये केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं चला जाएगा यकदम, अगर कोशिश भी करेंगे खान साहब। बहरहाल ये सबसे पहले केस जाएगा सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में वो आपसे 3 चीजें मांगेंगे, पंचनामा, ठीक है, मेडिकल लीगल केस और अपना मुद्दई और मुलजिम का बयान। ठीक है, वो तीनों के तीनों इसमें डूबियस है। पंचनामा बना ही नहीं है। पंचनामा तो बनना था जहां पे इसको अपना फायर लगा है, वहां पे तो ना आपको गोली मिलेगी अब जो लगी है, अगर निकल उतरी गिरी होगी ना, अगर गुजर के निकल गई है तो उसी कंटेनर पे होगी ना पंचनामा बन सकता है जनाब। मेडिकल लीगल केस के उन्होंने तबाही बर्बाद करके रख दी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके। हाँ, ये हो सकता है कि नया एक ऑर्डर आ जाए। पाकिस्तान में तो आपको पता कानून भी बदलते रहते हैं ना इमरान खान के लिए। हो सकता है कि हाँ जी प्राइवेट अस्पताल का भी जो है वो ट्रीटमेंट वो एक्सेप्ट हो सकता है, ये मुझे नहीं पता। ये हो सकता है। आखिर में ये कहूंगा, इस केस को जिस बुरी तरह खराब किया गया है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है। सही है।
ठीक है, ताहिर साहब आप क्या कहते हैं, ये सियासी रवैये की क्या वजूहात हैं और जो अभी तक हो रहा है उससे फ़ायदा किसको हो रहा है? देखिए, यकीनन ये जो है इस वक्त, जो अगर आप उनकी तहरीक का देखें तो वो मकसद जो है वो क्या नज़र आता है कि जल्दी इंतखाबात हों और नवंबर से पहले अहम तकर्री। अब क्या ये इतना बड़ा इशू है कि जिसकी खातिर मुल्क में हिजान बर्पा किया आग लगाई जा जाए रही और है। मईशत को जी। उसमें नुकसान पहुँचे, स्टेबिलिटी मुतासर हो, दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात हमारे हों, तो चाइना में और उसमें हम जब देखते हैं फ़र्क, तो चीन एक मजबूत रियासत है। सही सही। तो उनकी ये यहाँ फ्रस्ट्रेशन होती है कि भाई यहाँ हम जिस सरमायाकारी करना चाहते हैं, मैं आपको ये बताऊं कि चाइना और इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की लेबर चीप है। चाइना में एक आम मजदूर जो है वो 3,000 युआन उजरत ले रहा है, 1,10,20,000 के करीब, जो पाकिस्तान में कहीं, तो वो ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान में अगर वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाखों करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर आ जाएंगे। तो इसकी तरफ हमारा फोकस नहीं है और हम ये चाहते हैं जब ये आपका सिंगल एक पॉइंट एजेंडा हो, इक़्तिदार का असूल, उसके लिए कम वर्ड में, तो फिर मुल्क की ना रियासत की सिमत दुरुस्त होती है, ना मुल्क में स्टेबिलिटी दुरुस्त होती है, ना मईशत में दुरुस्त होती है। लेकिन जो बाकी पैनलिस्ट ने कहा, मैं इत्तफाक करता हूँ कि रियासत के इदारे अगर वो रियासत को कमज़ोर करने में मुलविस हैं तो ये फिर बड़े अफसोस की बात है। इस हद तक मुल्क को पहुँचाने में हमें ये देखना चाहिए था कि हमने यहाँ पे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो चंद ऐसे जनूनी हैं कि जो इंतहा पसंद है, शिद्दत पसंदी है कि वो किसी कौमी लीडर पे फायर कर सकते हैं, वो किसी की जान ले सकते हैं, किसी को अगवा कर सकते हैं, किसी को वाजिबुल कत्ल करार सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है, हमें इससे बाहर आना होगा। और ये इसमें बैठ के अब भी इमरान खान साहब को एक रिफ्लेक्शन का टाइम मिला है, वो सोचें। और हुकूमत की तरफ से पहले ही मुज़ाकरात की ऑफ़र है। ये जो उनकी मूवमेंट के गोल्स हैं, ये कोई बहुत नॉन नेगोशिएबल नहीं है, इनके ऊपर हुकूमत से मुज़ाकरात होने चाहिए। हम पहले ही इलेक्शन ईयर में हैं। अमेरिका के अंदर जो साल इंतखाबात का होता है उसको इलेक्शन ईयर कहा जाता है। इंतखाबात में 10 माह हो गए, इंतखाबात कैसे होंगी, हल्का बंदियाँ कैसे होंगी, डीलिमिटेशन कैसे होगी कुछ हल्कों की, वोटर फहरिस्तों पे काम कैसे होगा, इन सारी चीज़ों में हुकूमत और अपोजिशन को बैठना है। तो ये बैठना क्या सड़क पे बैठना है आपने, या आप पार्लिमानी कमेटियों में बैठे, ये आज आप फैसला करेंगे। नहीं तो कल इमरान खान साहब ये अगर आ जाते हैं तो 10,000 लोग लठ बरदार डंडा लेके आएंगे, तो वो फिर आपको डिक्टेट करेंगे। आप ये रवायत इस मुल्क में जानना चाहते हैं, और इस रवायत ने पाकिस्तान को 75 सालों में क्या दी है? आइन और आइनी रास्ते पे चलने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। ठीक है, जब बीबी की शहादत होती है शनीला साहिबा, तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। आज भी कमरुज़्ज़मा कायरा साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो यही कहते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब गए और बीबी की शहादत हुई है, तब भी ऐसे अज़ाइम नहीं थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि पाकिस्तान में आग लगाई जाए, लोगों को भड़काया जाए, अवाम से गलत फ़ायदा उठाया जाए और अपनी बातें मनवाई जाए। तभी भी ऐसे कोई अज़ाइम नहीं थे। लेकिन अभी भी अब हम लाइव शो कर रहे हैं, दूसरी जानिब इमरान खान साहब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हरजा सराई अभी भी उनकी इदारों के खिलाफ वैसी ही है जो पहले थी। देखिए मदीहा, उनकी सियासत का हमेशा से महवर ही यही रहा है कि मैं जिससे फायदा उठा सकूं तो वो मेरा दोस्त है, और जब किसी के मुखालिफ होते तो उसको वो समझते हैं कि जो मेरा दुश्मन है वो ही पाकिस्तान का दुश्मन है। आपने पीपल्स पार्टी की बात की, देखिए वो हमेशा से एक वफाकी और जमहूरी जमात रही और जमहूरियत पे बिलीव करने वाली रही है। बेनजीर जब हुकूमत में आई थी, उनके साथ उनके वालिद की शहादत का भी वो था सारा, लेकिन उन्होंने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, यानी कि आप आए, आके हुकूमत करें और मुल्क के अंदर जमहूरियत का तसलसल चलता रहे, तो ये एक आमिर की शिकस्त होती है। जबकि इमरान खान जो है वो ना जमहूरियत पे, ना आइन पे, ना कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, वो सिर्फ उस चीज पे यकीन रखते हैं जो उसको फायदा पहुंचाती है। मैंने कल भी कहा था कि इमरान खान जब खिताब करेंगे तो देखने वाली बात वो होगी कि क्या वो अवाम को किसी तहम्मुल का, रवादारी का, सब्र का दर्ज देंगे, लेकिन मुझे यकीन था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इससे फायदा उठाना था। ये जो कल एक अफसोसनाक सानिया हुआ है, ये इमरान खान के लिए जो उनकी नाकाम सियासी मार्च की जो मौत हो रही थी उसको एक जिंदगी मिल गई है। अब वो अपने वर्कर्स को मुतहरिक करेंगे, मजीद हमदर्दियां लेंगे और इदारों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ उनको भड़काएंगे। जैसे कि
आज जो तशद्दुद है हमने देखा कि गवर्नर जो हाउस के ऊपर जो हमला हुआ है, और ऐसे बहुत से हमले अब आगे जाके सरकारी सरपरस्ती के अंदर होंगे जब तक कि इमरान की गैर आईनी डिमांड नहीं माने जाएंगे। और जो गैर आईनी डिमांड है ना उनकी कि जी आप इलेक्शन जो है वक्त से पहले करवा दें या आप जो एक तकर्री है उसको रोक दें, जबकि उस तकर्री के से उनका कुछ लेना देना नहीं, वो एक आईनी तकर्री उसने अपने टाइम के ऊपर हो जाना है। और आप देखिए कि सिर्फ अपनी सियासत को, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उन्होंने जनरल बाजवा साहब को भी गैर आईनी पेशकश कर दी थी कि मैं आपको ताहियात जो है आर्मी चीफ बना देता हूं। तो ये उनकी सियासत का एक लाजमी जुज है जो जारी रहेगा, क्योंकि उनकी सियासत जो है वो जमहूरियत पे की बुनियाद नहीं करती। चलिए ठीक है, क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका है। ताहिर साहब भी टाइम जो है वो मांग रहे थे, अब आपको कल ज़रूर टाइम दिया जाएगा। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम आज का बाखबर। हम अपने देखने वालों से यही गुजारिश करेंगे कि फेक न्यूज़ के ऊपर करिए। अगर कोई आपको कहता है कि मुल्क में इंटरनेट डाउन हो गया तो अपने 2-3 रिश्तेदारों को आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं, या अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट खोल के देख सकते हैं कि आपका इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। खुदारा फेक न्यूज़ के ऊपर रिलाई ना करिए। हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।